हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आरबीसी का अध्ययन किया था। तो नाउ द स्टार्ट टॉपिक डब्ल्यूबीसी। देखो, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें यानी कि वाइट ब्लड सेल या कार्पल्स, ठीक है। देखो, ये सेल जो होती है डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती है। आरबीसी कैसी थी? केंद्रक रहित थी। और ये कैसी है? अनियमित आकार की, ठीक है। अगर हम परिमाण में देखें तो ये आरबीसी बड़ी होती है। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। फिर इसके बाद प्लेटेट्स, फिर इसके बाद सबसे छोटी होती है आरबीसी। अगर क्वांटिटी के आधार पर देखें, संख्या के आधार पर, तो आरबीसी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी हो जाएगी, फिर प्लेटेट्स हो जाएगी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखें कि इनमें जो गति होती है, कमी भी गति होती है। और दूसरी बात ये भी कि कमी भी है, गति होती है इनमें। साथ ही डब्ल्यूबीसी जहाँ जगह मिलती है वैसी आकृति धारण कर लेती है। नेक्स्ट देखें, अगर इनकी संख्या बात करें कि वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या होती है 7,000 से 8,000 प्रति घन मिमी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी ब्लड के अलावा, देखो डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करें तो डब्ल्यूबीसी ब्लड के अलावा लसिका या फिर वह शरीर के ऊतकों में भी पाई जाती है, क्योंकि लसिका में डब्ल्यूबीसी क्वांटिटी होती है। तो ये भी क्या करती है, शरीर में, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम जैसे कि इसे फाइटर सेल भी बोलते हैं, बॉडीगार्ड सेल भी बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को क्या करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, प्रतिरोधकता हमारे शरीर में प्रदान करती है। यानी कि जितनी भी बीमारियां होती है उन सबसे लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करेगी? डब्ल्यूबीसी करती है। नेक्स्ट हम देखें आगे, डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करें। देखो, डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार में आती है दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी टाइप की बात करें तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है। एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट यानी कि कणिका में श्वेत कणिक रुधिर कणिकाएं। दूसरी होती है अग्रेनुलोसाइट यानी कि कणिका रहित रुधिर वैट, ठीक है। एक तो होती है कणिका में डब्ल्यूबीसी और दूसरी होती है कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। कणिका में या फिर कणिका युक्त जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका केंद्रक कई पिंडों में विभक्त होता है, तो इसे बहुकेंद्रकीय डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। और इनका एक ही केंद्रकीय पिंड होता है, यानी कि इनका केंद्रक एक ही खंड में विभक्त होता है। इनका केंद्रक कई खंडों में विभक्त होता है, तो इसे बहुकेंद्रकीय बोलते हैं और इसे एक केंद्रकीय बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट में देखें, यानी कि कणिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है उनमें कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी या फिर उनमें कौन कौन से भाग आते हैं। इसमें आएगी न्यूट्रोफिल आ जाएगा एक तो, दूसरी बात यूएसोनोफिल आ जाएगा, तीसरा बेसोफिल आ जाएगा। न्यूट्रोफिल की बात करें तो यह डब्ल्यूबीसी का 62% होता है, सबसे अधिक मात्रा में यही पाई जाती है। फिर इसके बाद यूएसोनोफिल होती है, जो कि 2.5% होती है पूरी डब्ल्यूबीसी का। और बेसोफिल सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। और कणिका रहित में कौन कौन पाए जाएंगे? कणिका रहित के जो फिर इसके भाग हैं, एक तो मोनोसाइट पाई जाएगी और एक लिम्फोसाइट पाई जाएगी। मोनोसाइट पूरी डब्ल्यूबीसी का 5% होता है, लेकिन सबसे बड़ी होती है, ये लार्जेस्ट होती है। और लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, ठीक है। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल। देखो, न्यूट्रोफिल की बात करें तो पूरी डब्ल्यूबीसी का 62% होता है, 62% पूरी डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। सर्वाधिक संख्या होती है। इसके अलावा बहुपाली केंद्रक होता है, यानी कि केंद्रक बहुपालियों में यानी कि कई पालियों में विभक्त होता है, इसलिए जो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का जो पार्ट होता है तो इसे बहुकेंद्रकीय भी डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये क्या करती है? मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है, यानी कि अपमार्जक की तरह कार्य करती है। अपमार्जक सेल बोल सकते हैं इसे हम अपन, यानी कि जो मृत सेल होती है उन सब का भक्षण करने का कार्य कौन करती है? न्यूट्रोफिल करती है। और सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल की होती है। और पूरी डब्ल्यूबीसी का 62% पार्ट होता है। बेसोफिल की बात करें तो 0.5% होती है। इसका केंद्रक एस आकार का होता है
और केंद्रक जो इसका होता है 2 या 3 पिंडकों का बना होता है। साथ ही यह 3 प्रकार के रसायनों का वो उत्पादन करती है, यानी कि बेसोफिल जो बेसोफिल जो डब्ल्यूबीसी का जो होती है ये क्या करती है, 3 रसायनों का उत्पादन करती है। हिस्टामिन, दूसरा हिफेरिन, तीसरा सीरोटोनिन। ठीक है, ये हमने बेसोफिल के बारे में देखा। नेक्स्ट देखें इयोसिनोफिल की बात करें तो इसे हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। इसका केंद्रक द्विपाली होता है, यानी कि हमने तीनों में देखा। इसका केंद्रक न्यूट्रोफिल का तो बहुपाली में होता है, इसका 2 या 3 पिंडों में होता है, इसका द्विपाली में होता है। यानी कि जो ग्रेनुलोसाइट, यानी कि हमने डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के जब 2 पार्ट थे, एक तो ग्रेनुलोसाइट यानी कि एक तो कणिकामय और एक अकणिकामय या फिर कणिका युक्त और कणिका रहित। तो अकणिकामय में क्या क्या आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, और इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इनके जो केंद्रक होते हैं 2 या 3 पिंडकों में या फिर पालियों में विभक्त होते हैं, तो इसलिए ग्रेनुलोसाइट को बहुकेंद्रीय डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। इसे एक केंद्रीय डब्ल्यूबीसी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देख रहे थे तीसरा यूसिनोफिल। इसका केंद्रक द्विपाली में होता है। ये शरीर की एलर्जी व परजीवी संक्रमण से सुरक्षा करती है, यानी कि एंटी एलर्जी का काम करती है। इसकी संख्या की बात करें तो 2.5% होती है, पूरे डब्ल्यूबीसी का 2.5% होता है। और ये शरीर में एलर्जी परजीवी के संक्रमण से हमारे शरीर को बचाने का कार्य करती है। और वो एक तरह से जो मृत सेल होती है उन सब का भक्षण का कार्य करेगी। और ये एक तरह से जो बैक्टीरिया वगैरह होती है उनसे बचाने का कार्य करती है, जिसमें हिस्टामिन, हिफेरिन वगैरह, सीरोटिन आते हैं। नेक्स्ट हम देखें एग्रेनुलोसाइट, यानी कि कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। इसमें भी हमने 2 देखी थी, एक तो मोनोसाइट, दूसरी देखी थी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट की बात करें तो पूरी डब्ल्यूबीसी का ये 5% पार्ट होता है। ठीक है, आकार में बड़ी होती है, मोनोसाइट आकार में बड़ी होती है। इसके अलावा केंद्रक एक केंद्रक होती है, दूसरी वृक्काकार केंद्रक होता है। ठीक है, इसके अलावा मोनोसाइट विभेदन के पश्चात ये सेल वृद्ध भक्षाणुओं का निर्माण करती है, यानी कि रोगाणुओं का भक्षण करती है। यानी कि इसे हम बोलते हैं मैक्रोफेज टाइप की सेल बोल सकते हैं। ये क्या करती है, रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती है। कौन, मोनोसाइट। होता क्या है कि जब ये सेल होती है इसका विभेदन होता है, यानी इसका विभाजन होता है, तो इसे कई भक्षाणुओं का निर्माण करती है और यही भक्षाणु रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, तो इसलिए इसे मैक्रोफेज सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट सेल की बात करें लिम्फोसाइट्स। देखो लिम्फोसाइट की बात करें तो पूरे डब्ल्यूबीसी का 30% होती है। इसके अलावा इनका केंद्रक अंडाकार होता है। इसके अलावा इसका जो निर्माण कहाँ होगा, देखो बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका फॉर्मुलेशन कहाँ होगा, बोन मेरो में होगा। और बोन मेरो में निर्माण के पश्चात परिपक्व स्थल के आधार पर, यानी कि इसके मैच्योरेशन के आधार पर यह 2 प्रकार की होती है। मैच्योरेशन के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट का फॉर्मुलेशन का हो रहा है, बोन मेरो में हो रहा है। इसके अलावा हमने ब्लड का भी फॉर्मुलेशन देखा, बोन मेरो में हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का भी किस में होगा, बोन मेरो में होगा। ठीक है, लेकिन लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में क्या होता है, देखो बोन मेरो में मैच्योरेशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करती है, एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षण या द्रव्य प्रतिरक्षण का कार्य करती है, यानी कि ब्लड जैसी जो द्रव्य चीज़ होती है वहाँ पर प्रतिरक्षण का कार्य करने का काम कौन करती है, बी लिम्फोसाइट। यानी कि ब्लड के प्रतिरक्षण का एक तरह से कार्य कौन कर रही है, एंटीबॉडी का बी लिम्फोसाइट। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट की बात करें, इसका मैच्योरेशन कहाँ होगा, थाइमस ग्रंथि में, परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होगा। और इसका कहाँ हो रहा है,
बोन मेरो में हो रहा है। बी लिम्फोसाइट का तो बोन मेरो में हो रहा है। टी लिम्फोसाइट का थाइमस जो ग्लैंड होती है हमारी चेस्ट के आसपास जो होती है उसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिरक्षण करती है हमारे कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षण का, यानी कि जो सेल होती है उसके मध्यस्थ के बीच का प्रतिरक्षण के कार्य करती है। ये बी और टी हो गया हमारे। नेक्स्ट हम देखें कि प्राथमिक लसिका अंग, ये फैक्ट है कुछ। प्राथमिक लसिका अंग यानी कि प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन कौन से है, कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो बोन मेरो, दूसरा थाइमस, क्योंकि जो लसिका अंग है वहीं होते हैं जहाँ पर जो लिम्फेटिक होते हैं उनका क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है। बोन मेरो में किसका हो रहा है? बी लिम्फोसाइट का। और थाइमस में किसका हो रहा है? टी लिम्फोसाइट का। द्वितीय लसिकांग में अगर हम देखें, द्वितीय लसिकांग में देखें तो बी व टी सेल के, यानी कि बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट सेल्स के संचयन और गुणनफल के द्वारा जो तैयार होते हैं, जैसे कि स्प्लीम हुआ, टोन्सिल हुआ, ठीक है। टोन्सिल की अगर हम देखें तो हमारी जो जीभ होती है, तो जीभ के पीछे जो बिंदुनुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये टंग है, तो टंग के यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो यही टोन्सिल होते हैं। यहाँ डब्ल्यूबीसी का एक ग्रुप होता है। इसी प्रकार स्प्लीन में भी होते हैं, क्योंकि स्प्लीन क्या होती है, स्प्लीन में मृत आरबीसी का क्या होता है, डेस्ट्रॉय होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखें प्लेटेट्स। प्लेटेट्स की बात करें देखो, प्लेटेट्स की अगर अपन देखें तो प्लेटेट्स को हम पट्टाणु, बिंबाणु कहते हैं। इसके अलावा इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिमी। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 8 से 9,000, 8-9, ये एक वेरिएशन होता है इनके, 8-9, ठीक है। और आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में पाई जाती है 50 से 55। तो मेल की बात करें तो 55, महिलाओं की बात करें तो 47 से 52 लाख। इसकी आकृति की बात करें तो आकृति कैसी होती है प्लेटेट्स की? अनियमित होती है, केंद्रक रहित होती है। डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती है, आरबीसी केंद्रक रहित होती है, और प्लेटेट्स भी क्या होती है, केंद्रक रहित होती है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होगा बोन मेरो में, ठीक है। बोन मेरो की एक सेल होती है जिसे अपन बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा भाग होता है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स होता है बोन मेरो की मेगा कैरियोसाइट्स के मुकुलन के द्वारा होता है, यानी कि इसका निर्माण बोन मेरो की जो मेगा कैरियोसाइट्स है उसके विभेदन के द्वारा होता है, प्लेटेट्स का निर्माण। इसके अलावा देखें कि यह रुधिर स्कंदन में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक रसायनों का स्त्रावन करती है। मेन बात तो यह है कि जो प्लेटेट्स होती है, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में वो जो काम आने वाले रसायन होते हैं उनका क्या करती है, स्त्रावन करती है। जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, कैल्शियम हुआ, आदि बहुत सारे, और थ्रोम्बेक्सिन हुआ, आदि बहुत सारे रसायनों का स्त्रावन करती है। फाइब्रिनोजन भी इन सब का भी यही करेगी। इसके अलावा अगर इसके जीवन काल की बात करें तो 5 से 7 दिन का होता है, ठीक है। और यकृत व स्प्लीन में, यकृत व स्प्लीन में इसका क्या होता है, विघटन होता है। यकृत व स्प्लीन में क्या होगा, इसका विघटन होगा। देखो, हाँ, जीवन काल की बात करें तो 5 से 7 दिन का होता है, और यकृत स्प्लीन में क्या होगा, इसका विघटन होगा, ठीक है। इसके अलावा उनमें डब्ल्यूबीसी का देखा है तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन ऐसे कुछ होता है, कोई फिक्सेशन नहीं है। 4 से 5 दिन का उसका मान लेते हैं, और 5 से 7 दिन का इसका है, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट है कि स्तनधारियों के अतिरिक्त, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, जो एनिमल स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, अतिरिक्त सभी वर्टिब्रेट में, स्तनधारियों के अतिरिक्त जो मैमल्स होते हैं उनके अतिरिक्त सभी वर्टिब्रेट में प्लेटेट्स के स्थान पर, यानी कि स्तनधारियों के अतिरिक्त जो जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं
वर्टिब्रेट में प्लेटेट्स के स्थान पर एक तरकु कोशिका यानी कि स्पिंडल सेल्स या थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती है। ये तरकु व केंद्र युक्त होती है तथा थक्का निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके अलावा जितने भी वर्टिब्रेट प्राणी होते हैं उनमें प्लेटेट्स के अलावा यानी कि प्लेटेट्स के अलावा एक सेल पाई जाती है जिसे स्पिंडल सेल कहते हैं, जिसे अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट्स है यह मुख्यतः देखने को मिलेगी स्तनधारियों के अलावा वर्टिब्रेट में प्लेटेट्स के स्थान पर पाई जाती है। और ये स्पिंडल वह केंद्रयुक्त होती है तथा इसका निर्माण थक्का निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि जो स्पिंडल व केंद्रयुक्त होती है, जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है कैसी होती है, स्पिंडल यानी कि तरकु व केंद्रयुक्त होती है तथा थक्का निर्माण की प्रक्रिया में ये भाग लेती है। नेक्स्ट हम देखें कुछ फैक्ट जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अनुपात की बात करें तो 601 है। आकार के अगर आधार पर देखें तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है, फिर प्लेटेट्स, फिर आरबीसी। अगर संख्या के आधार पर देखें तो आरबीसी सबसे अधिक, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटेट्स। और जीवन काल में देखें तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ये लाइफ स्पैन है। इसका 1 से 20 दिन है, इसका 5 से 7 दिन, इसका भी कुछ ऐसी है 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन, ऐसे कुछ वेरिएशन आते हैं इनमें। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त स्कंदन की क्रिया या फिर रक्त का थक्का जमना। देखो ब्लड क्लॉटिंग की अगर अपन बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है हमारे शरीर में एक तो रक्त क्षति की बचाव होता है, रक्त क्षति का बचाव होता है, साथ ही जो घाव होता है वहाँ पर बाहरी हानिकारक जीव अंदर प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखते हैं, देखो रुधिर वाहिका रुधिर वाहिका से आते एक जेल समान संरचना में बदल जाता है। जैसे देखो रुधिर वाहिकाएं वेसल्स होती है, आर्टरी होती है, वेन होती है, ठीक है। इनसे जब रुधिर बाहर आता है तो एक जेल समान संरचना में बदल जाता है जिसे क्लोट या फिर थक्का कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि थक्का बनाने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं, यानी कि क्लोटिंग कहते हैं। थक्का बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्कंदन कहेंगे। रक्त स्कंदन की क्रिया विधि में भाग लेने वाले कुल 13 फैक्टर अब तक ज्ञात हैं, जिनमें से प्रथम 4 स्कंदी कारक हैं। 4 स्कंदी कारक कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहले की बात करें, फर्स्ट फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम। देखो प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो इसका निर्माण लीवर में विटामिन के की उपस्थिति में होता है। प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन लीवर में होता है और ये विटामिन के की उपस्थिति में होता है। अब हम स्कंदन की क्रिया को देखेंगे। स्कंदन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय निर्माण करना। देखो वाहिकाओं में बहते हुए रुधिर में स्कंदन फैक्टर निष्क्रिय होते हैं, यानी कि जब वेसल्स में रुधिर बहता है तो उस समय जो रक्त स्कंदन करने वाले यानी कि ब्लड क्लॉट करने वाले जितने भी कारक होते हैं वो कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है। और जैसे ही वाहिका क्षतिग्रस्त होती है, यानी कि जैसे ही चोट लगती है अपने होते ही, तो ये कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि जितने भी रक्त का थक्का बनाने वाले जो फैक्टर या कारक थे या जो भी
फंडामेंटल कह सकते हैं उनको, जितनी भी चीज़ें थी लगने से पहले, चोट लगने से पहले या क्षतिग्रस्त होने से पहले ये निष्क्रिय अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही क्षतिग्रस्त होते हैं तो ये सक्रिय या फिर एक्टिव हो जाते हैं। रुधिर स्राव के समय पट्टिकाणु वायु के संपर्क में आते ही टूट जाते हैं। यानी कि एक तो क्या हुआ कि जैसे क्षतिग्रस्त हुए वाहिका, तो क्या हो गए, फैक्टर सक्रिय हो गए, और रुधिर स्राव के समय जो बिंबाणु होते हैं वायु के संपर्क में आते ही कैसे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी कि जो प्लेटलेट्स होती है वो टूट जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्षतिग्रस्त टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। क्षतिग्रस्त टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, इसमें मुक्त होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में ग्लाइकोप्रोटीन व फॉस्फोलिपिड होता है। यह 7 व 10 स्कंदन कारकों को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। ये सभी कैल्शियम के साथ मिलकर एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हो जाता है। कौन कौन मिला के बनाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन इन सबको एक्टिवेट कर ही देगा, जिसके साथ ही कैल्शियम के साथ मिलकर एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। देखो, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, हमने पढ़ा था पहले कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है। इसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि इसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर द्वारा सक्रिय रूप थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन यानी कि सक्रिय में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन में थक्का निर्माण। देखो, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा